तीन सुपर इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक 700 सीरीज, बचपन से आपका पसंदीदा 700, 701 दोनों स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और इस लेवल पे बहुत ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। तो थोड़ा सा तेज़ी से देखते हैं, 700 सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 700 का बेसिक अजम्पशन क्या है? ISA 700 रिपोर्ट के कंटेंट्स का एक स्टैंडर्ड है और इसकी बेसिक प्राइम अजम्पशन ये है कि इस वक्त ऑडिटर एक साफ ओपिनियन देने जा रहा है, एक रेगुलर ओपिनियन दे रहा है। वो एक ऐसी रिपोर्ट बना रहा है जिसके अंदर किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जो कि स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करेगी। स्टैंडर्ड पैटर्न की रिपोर्ट देने का एक बड़ा ऑब्वियस मकसद है कि आपने अपने यूज़र्स को एक स्टैंडर्डाइज वे में रिपोर्ट देनी है ताकि पूरी दुनिया में जब भी कोई ऑडिटर कहीं पे रिपोर्ट दे ISS के मुताबिक तो उसकी रिपोर्ट दूसरे रिपोर्ट के साथ मैच की जा सके। दूसरा, हर जगह के ऑडिटर का अपना अपना दिमाग है, अपनी अपनी जजमेंट है, अपना अपना प्रोफेशनल स्टाइल है, हर ऑडिट फर्म का अपना अपना स्टाइल है। अगर हम इनको ओपन कर देते कि आप अपनी पसंद से एक रिपोर्ट बनाएं तो शायद ये अच्छी रिपोर्ट ना बना पाते या शायद हर बंदे की रिपोर्ट दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती। तो फॉर दैट पर्पज़ एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया डेवलप हुआ ISA 700। तो ये स्टैंडर्ड तकरीबन 80% ऑफ द टाइम रिपोर्ट के कंटेंट्स को डिस्कस कर रहा है। अजम्पशन ये है कि हम एक साफ रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें ना तो कोई एडिशन है स्टैंडर्ड पैटर्न से और ना ही इसमें हमारी ओपिनियन चेंज हुई है। कल हमारे पहले ही सेशन में हम देखेंगे कि कभी कभी ओपिनियन चेंज हो जाती है और कभी कभी आप अपने स्टैंडर्ड में थोड़ी सी डेविएशन कर लेते हैं। तो जब आपने साफ ओपिनियन देनी है तो साफ ओपिनियन देने से पहले की कंसिडरेशन क्या है 700 डिस्कस कर रहा है। वो कह रहे हैं सबसे पहले आपने देखना है कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, और नंबर 2, क्या कोई ऐसी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो नहीं जो मटेरियल हो। होता ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपके सामने मुख्तलिफ मिसस्टेटमेंट आती हैं, मैनेजमेंट को मिसस्टेटमेंट पकड़ाते रहते हैं। आप कहते हैं ये एरर है, ये फ्रॉड है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, मैनेजमेंट वाले उसको एडजस्ट करते रहते हैं। कभी कभी आप उन्हें एक एरर बताते हैं तो वो भी हंस पड़ते हैं, आप भी हंस पड़ते हैं क्योंकि एरर होता है 250-300 का, बट एरर तो है, आपने उन्हें बताया। हो सकता है ये एरर अपने जैसे बहुत सारे एरर्स के साथ मिलके मटेरियल हो जाए। तो इस तरह की मिस स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं हुई वो क्यूमुलेट होती रहती हैं। ISA 450 डील करता है और आप फिर बाद में देखते हैं कि क्यूमुलेटिव मिस स्टेटमेंट तो नहीं उस बेंचमार्क को क्रॉस कर रही। तो इस वक्त आपका टारगेट ये है कि क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया और क्या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल तो नहीं, आसान अल्फाज में क्या कोई स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और क्या मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं। जब ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड की अदर रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं कि वो क्या हैं और किस तरह से हैं, और आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क सही ओपिनियन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या सही व्यू दे रहे हैं या नहीं, आप ये बताने में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है साफ ओपिनियन देने से पहले की जो बुनियादी कंसिडरेशन है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की अवेलेबिलिटी और मटेरियल में स्टेटमेंट का ना होना। इन दो में से एक भी फीचर आ गया आपकी रिपोर्ट की ओपिनियन ख़राब हो जाएगी। और अगर ये दोनों के दोनों फीचर मौजूद नहीं है तो फिर आप मजीद कंसिडरेशंस देखेंगे। अगर सब कुछ सही होगा तो आप साफ रिपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। अब बाकी आपने क्या कंसिडरेशन देखनी है, आपने स्पेसिफिक कंसिडरेशन देखनी है। जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना है तो एक दफ़ा एंड ऑफ ऑडिट पे एक यूज़र बन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखना है और देखना है कि क्या उसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं, क्या उसकी पॉलिसीज़ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंट हैं, क्या एस्टीमेट्स रीज़नेबल है, क्या उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें इंफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी, रेलेवेंट, रिलायबिलिटी और वो सारे फीचर मौजूद है, कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, और क्या वो सारे डिस्क्लोजर मिल रहे हैं जिससे यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑडिट में आपको ये सारे फीचर नज़र आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ें साफ़ सुथरी हैं। तो दो मेन कंसिडरेशंस क्या थी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और मटेरियल में स्टेटमेंट। और अब साफ ओपिनियन फॉर्म करने से पहले एक लास्ट स्टेप है कि एक दफ़ा ये चेकलिस्ट को टिक कर लें कि क्या उसमें डिस्क्लोजर की जो सिग्निफिकेंस है उसके मुताबिक नज़र आ रहे हैं, क्या उसमें कंप्लीटनेस है, क्या उसमें अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसमें मुश्किल टर्मिनोलॉजी तो नहीं। अगर ये सारी चीज़ें टिक हो रही हैं इट मीन्स कि आप साफ ओपिनियन देने की पोजीशन में आ गए। अब जब साफ ओपिनियन देनी है तो उसके अंदर फिर हम ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स की बात करते हैं। जब भी ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स का जिक्र आता है तो 14 एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। कुछ मैंडेटरी एलिमेंट हैं, कुछ थोड़े से ऑप्शनल एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल टाइटल और एड्रेस ये स्टार्टिंग एलिमेंट है। इसी तरह से नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर से एंड तक ये क्लोजिंग एलिमेंट है, दरमियान में है रिपोर्ट। गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन, ये 3 हर रिपोर्ट में नज़र नहीं आएंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया और किस तरह की सिचुएशन है, वहाँ नज़र आएगा। इसी तरह से एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी हर रिपोर्ट में नज़र नहीं आएगा। हम एक एक करके इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टार्ट और एंड के अलावा दरमियान में जो चीज़ें हैं उनमें से 2-3 ऐसे एरियाज़ हैं जो हर जगह वैलिड नहीं होते। हम एक एक करके नेम बाय नेम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे दैट इज़ अदर इन्फॉर्मेशन। ये जो 7th वो है कंटेंट है, इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने आगे एक्सटेंडेड पढ़ना है कल पूरा 720, उधर हम देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अगर किसी भी जगह साफ आपको अनमॉडिफाइड साफ रिपोर्ट देनी है तो ये एलिमेंट्स आपने देखने जो रेलेवेंट हो। इनमें से कुछ रेलेवेंट शायद नहीं होंगे, डिस्कस करते हैं। टाइटल, एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट पे एक अच्छी हेडिंग होनी चाहिए। टाइटल मस्ट से कि ये एक ऑडिटर रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं कि एक अच्छा टाइटल होगा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो इसके अंदर अगर आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे तो ये सबसे बेस्ट टाइटल है। स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं कि आप रिपोर्ट को टाइटल दें ताकि वो सेग्रीगेट हो सके बाकी और डॉक्यूमेंट से। अगर सामने 15-20 कागज़ पड़े हुए हैं तो उसमें से ऑडिट रिपोर्ट को कैसे सेग्रीगेट करना है, उसका टाइटल उसको सेग्रीगेट करवाएगा। तो अपनी अच्छी रिपोर्ट बनाने के बाद उसको एक बड़ा अच्छा तोहफा आप देते हैं कि आप उसे टाइटल दे देते हैं, और उस टाइटल में आप इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट लिखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। देन आप एड्रेसी लिखेंगे। एड्रेसी का मतलब वो रिपोर्ट किससे मुखातिब है। कोई स्टैंडर्ड एड्रेसी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कहा सिचुएशन जो बताएंगे आप उसी तरह से चलेंगे। कभी कभी कानून आपको बता देगा कि उस मुल्क में किसको मुखातिब करना है। नॉर्मली ये शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको आप मुखातिब कर रहे होते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट का एड्रेसी भी कोई स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। स्टैंडर्ड सजेस्ट करते हैं कि कुछ नहीं है तो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन आप सिचुएशन देख लेना और लॉ को देख लेना। तो अगर सिचुएशन ऐसी हो कि आपसे किसी और ने ऑडिट करवाया और आपसे कह रहा हो कि मुझे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करनी है, तो आप उसको एड्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल SECP आपको ऑडिट करवा रहा हो तो हो सकता है इस रिपोर्ट को आप शेयर होल्डर्स के बजाय टारगेट करें SECP को। तो अगेन एक अच्छा टाइटल, एक अच्छा एड्रेसी वो जो सिचुएशन के मुताबिक रेलिवेंट हो। कुछ नहीं है तो शेयर होल्डर्स या जो मेंबर्स हैं। पाकिस्तान के अंदर हम किसको करते हैं, मेंबर्स को। ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स होती है। यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 वाली रिपोर्ट फॉलो होती है और उसके अंदर हम मेंबर्स को टारगेट करते हैं। ये रिपोर्ट देखी हुई है ना, आप पुराना फॉर्म 35A तो नहीं याद करके बैठे हुए। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 में नया ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया है। उन्होंने तकरीबन 700 को छापा मार दिया है। तो अब हम बहुत करीब हो गए हैं। ओपिनियन, रिपोर्ट में 14 एलिमेंट हैं। टाइटल और एड्रेसी देते साथ ही आगे ओपिनियन ठक। उन्होंने कहा जी बस ये ओपिनियन पकड़ो और घर को जाओ, ज़्यादा ना अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा टाइम वेस्ट करो। चूँकि ये रिपोर्ट में कुछ एलिमेंट्स इसको थोड़ा ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बना देते हैं, तो स्टैंडर्ड ये चाहता है कि आप काम की बात बिल्कुल फेस पे कर दो कि अभी रिपोर्ट स्टार्ट हुई है तो आप ओपिनियन कर दो, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा एक प्रीएम्बल क्रिएट करना होगा। यानी ओपिनियन के अंदर जो पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपने कौन सी कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और कौन सी पॉलिसीज़ वगैरह को ऑडिट किया और वो कौन से टाइम पीरियड के थे। यानी आप अपना स्कोप बताएंगे। ओपिनियन देने से पहले ओपिनियन से पीछे एक पैराग्राफ होगा, यानी हेडिंग आ गई ओपिनियन, और पहला पैराग्राफ है कि हमने इस वाली कंपनी के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस ईयर एंड के ऑडिट की है। तो पहले तो आप इंट्रो देंगे। इंट्रो देने के बाद अब आप ओपिनियन के अल्फाज लिखेंगे। ओपिनियन के अल्फाज दो तरह के होते हैं, ये डिपेंड करता है फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो कर रहे हैं। दो तरह के फ्रेमवर्क हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जो अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क है, किसी भी मुल्क में जब आप ऑडिट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स देख रहे हैं तो वो दो तरह के हो सकते हैं। कभी कभी वो बहुत रिजिड होते हैं। जब वो रिजिड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। नॉर्मली लॉ वगैरह के जो फ्रेमवर्क होते हैं, जो आपने कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होती हैं, वो रिजिड होते हैं, उसमें आप डेविएट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आपके IFRS और इस तरह के जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये ज़्यादातर होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एज पर द डेफिनेशन ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो अपने यूजर्स को एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली ये ऑप्शन दे कि आप रिक्वायरमेंट से डेविएट कर सकते हैं। यूजर्स को समझाने के लिए कुछ ऐड भी कर सकते हैं, यूजर्स को समझाने के लिए कुछ माइनस भी कर सकते हैं। अब फर्ज करें IFRS में हमें नॉन करंट एसेट्स को डिस्क्लोज करने के बारे में 6 डिस्क्लोजर उन्होंने बताए। हो सकता है यूजर्स को समझाने के लिए मैं एक 7वीं चीज़ खुद से ऐड कर दूँ, IFRS मुझे मना नहीं करेंगे। और हो सकता है वो जो 6 बातें उन्होंने कही हैं उनमें से एक आध मुझे लगे कि यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूरत नहीं, माइनस कर देता हूँ। IFRS चूँकि एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, तो वो कहेगा कि यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ प्लस करना पड़े या यूज़र्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ माइनस करना पड़े, दोनों अलाउड। बट कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है नॉर्मली लॉ का फ्रेमवर्क, वो कहता है नहीं, अगर हमने 10 बातें की हैं ना तो 10 की 10 फॉलो होनी चाहिए, एक भी कम हो गई तो कंप्लायंस नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि उनका फ्रेमवर्क ये वाला है या ये वाला। अगर ये वाला फ्रेमवर्क है तो मैं देखूंगा क्या 100% फॉलो हुआ है। अगर 100% फॉलो हुआ है तो तभी साफ ओपिनियन दे सकता हूँ। और फिर मेरे अल्फाज होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद वो वाला फ्रेमवर्क। आपके फाइनेंशियल इसके मुताबिक बने हुए हैं। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऑडिटर ज़रा ज़्यादा रिजिड हो जाएगा क्योंकि फ्रेमवर्क रिजिड है। तो जब वो रिजिड फ्रेमवर्क है तो देखिएगा क्या वो पूरा फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है, और अगर हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम ओपिनियन ख़राब कर देंगे।
बट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ज़्यादा रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लें कि क्या यूज़र्स को फेयरनेस मिल रही है, फेयरनेस मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है उन अकाउंट से। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IFRS फॉलो करते हुए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कुछ डिस्क्लोजर माइनस किए और कुछ ऐड कर दिए मगर वो यूज़र्स के वसीतर मफाद में अच्छे थे, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंडर्ड KN मुताबिक बने हुए हैं, क्योंकि अब तो डेविएशन हो गई। तो मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टैंडर्ड के एप्लीकेशन पैराग्राफ में जाएं तो वो कहते हैं ये दोनों में से क्या चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आप कौन से इलाके में। हर इलाके की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, हर जगह के अपने अपने सिस्टम है। तो कुछ जगह प्रेजेंट फेयरली के वर्ड्स अच्छे माने जाते हैं, कुछ जगह ट्रू एंड फेयर। पाकिस्तान की बात करें तो हम ट्रू एंड फेयर बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इन दो में से कोई भी चीज़ यूज़ कर लें, ये अल्टरनेट है। तो फेयरनेस का जिक्र होगा जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, और फॉलो करने का जिक्र होगा कंप्लायंस। बात समझ आ रही है? तो दो तरह के अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस और फेयर प्रेजेंटेशन। मैं ओपिनियन देने से पहले ये ज़रूर देखूंगा कि कौन सा फ्रेमवर्क है और उसके मुताबिक ओपिनियन होगी। इसकी ओपिनियन की ये अल्फाज और उसकी ओपिनियन की ये अल्फाज। आप थ्रू आउट स्टैंडर्ड में देखेंगे जब भी आपको क्वालिफाइड ओपिनियन या किसी भी तरह की ओपिनियन के अल्फाज बताएंगे तो वो दोनों तरह के फ्रेमवर्क के अलग अलग अल्फाज आपको सजेस्ट करेंगे। डन? ओपिनियन हमने समझ लिया। ओपिनियन के अंदर आपने क्या बताया होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, या गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फलाना 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 इन अकॉर्डेंस विद। तो ओपिनियन के दो हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हो गया कंप्लायंस या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से आर प्रिपेयर्ड या ये। दूसरा हिस्सा क्या है? आपने फ्रेमवर्क का तस्करा करना है। कौन से फ्रेमवर्क का? जो एप्लीकेबल था। कभी कभी इसके अंदर खिचड़ी पक जाती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपने ओपिनियन में बताना है, अगर तो वो कोई रिकग्नाइज फ्रेमवर्क हो, मशहूर फ्रेमवर्क, और मशहूर फ्रेमवर्क का जब भी जिक्र आता है वो हमेशा IFRS की एग्जांपल दे देते हैं क्योंकि उनकी अपनी फ्रेमवर्क है। तो उन्होंने कहा कोई भी मशहूर फ्रेमवर्क है तो आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद वो वाला फ्रेमवर्क। और अगर वो कोई रिकग्नाइज फ्रेमवर्क नहीं है, किसी खास जगह की कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज या कन्वेंशन है, तो फिर आप कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद वो वाले प्रिंसिपल जो कि उस वाले इलाके के हैं। तो अगर IFRS फॉलो हुआ है तो मेरी ओपिनियन बड़ी आसान सी है। इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद IFRS। और अगर फॉलो हुआ है फर्ज करें पाकिस्तान का कंपनी लॉ, तो हम कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्थ स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। बात समझ रहे? मशहूर फ्रेमवर्क है तो बस फ्रेमवर्क का जिक्र कर दें, और अगर मशहूर फ्रेमवर्क नहीं है, किसी खास इलाके का फ्रेमवर्क है, तो फिर इलाके के नाम के साथ बताएं कि ये कौन से इलाके का फ्रेमवर्क है। अगर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट दोनों हो, जैसे अभी थोड़े पहले हमने कहा IFRS भी फॉलो करते हैं, फोर्थ स्केड्यूल भी, तो फिर ओपिनियन के अल्फाज होंगे इन अकॉर्डेंस IFRS एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फलाना इलाके का ये वाला लॉ। स्टैंडर्ड हमें ओपिनियन पैराग्राफ के अल्फाज तक के ऊपर भी सजेस्ट कर रहा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वाला अल्फाज, इस तरह की सिचुएशन हो तो ये वाला है। अगर एक वक्त में दो फ्रेमवर्क दोनों के दोनों फॉलो हो रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? एक वक्त में दो फ्रेमवर्क फॉलो हो? स्टैंडर्ड ने खुद ही समझा दिया। स्टैंडर्ड ने बताया एप्लीकेशन पैराग्राफ में कि अगर एक बड़ा स्टैंडर्ड और एक छोटा स्टैंडर्ड हो और बड़े में छोटे के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हो, तो फिर बड़े स्टैंडर्ड की कंप्लायंस का मतलब है दोनों फॉलो हो गए, बस नीचे वाले स्टैंडर्ड को फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड में 15 बातें और एक में 10 बातें हैं, जिसमें 15 बातें उसमें 10 तो हैं ही हैं, 5 एक्स्ट्रा बातें हैं। तो अगर इन्होंने फाइनेंशियल बनाते हुए उस बड़े वाले की 15 बातें मान ली तो हम कहेंगे कि वो बड़ा भी फॉलो हो गया, छोटा भी। अगर छोटा कंप्लायंस होगा ना फिर मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि छोटे में 10 बातों से एक भी बात ऊपर होगी तो फिर फॉलो नहीं माना जाएगा। तो अगर एक वक्त में दोनों फ्रेमवर्क हों और दोनों के दोनों कंप्लाई हो रहे हो तो हम कहेंगे कि ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद ये। दो ओपिनियन आपको देनी होंगी, एक ओपिनियन एक फ्रेमवर्क के मुताबिक, दूसरी ओपिनियन दूसरे फ्रेमवर्क के मुताबिक। आप दो सेपरेट ओपिनियन देते हैं, चाहे तो एक ही जुमले में लिख दें, चाहे तो अलग अलग सेंटेंस बना दें। शुक्र है कि अभी वो ज़्यादा जालिम पेपर नहीं बनाते, अदरवाइज़ एक एक जुमले में इतनी गहराई है कि सिनेरियो दिया जाए तो लोगों को पता ही नहीं लगे कि कौन से स्टैंडर्ड में से बात जा रही है। तो अभी तो वो गुड़ से हलाक कर रहे हैं, अभी जहर के करीब तो पहुँचे भी नहीं है। खैर, ये बात समझ आई? एक फॉलो हो रहा और दूसरा फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर हम ये बात नहीं करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद दोनों फ्रेमवर्क। आपको फिर किसी एक फ्रेमवर्क के साथ कंप्लायंस और किसी के साथ नॉन कंप्लायंस बतानी होगी। डन? एक स्टेप आगे चलते हैं। हम पहुंचे थे ओपिनियन तक। हमने कहा ओपिनियन देंगे, ओपिनियन में दो हिस्से होंगे, इंट्रोडक्टरी पैरा कि हमने किस चीज़ पे ओपिनियन दिया है, और देन ओपिनियन के अल्फाज हमें समझ आए। अब हम बात करेंगे बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन तक पहुंचे कैसे, इसमें आप करते हैं कुछ नॉर्मल किताबी बातें।
हमने आईएसएस फॉलो किए थे, हमने इंडिपेंडेंस अच्छी रखी थी, हम लोगों ने इस तरह से किया है, हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट सही थी, हमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक काम किए जो फलाना जगह लिखी हुई हैं। ये नहीं कि बेसिस फॉर ओपिनियन में आप कह रहे हैं कि मैं साफ ओपिनियन तक कैसे पहुँचा। ये वाला पैरा इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हम ओपिनियन ख़राब करते हैं तो फिर ये वाला पैरा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर हम बताते हैं कि हम ख़राब ओपिनियन तक कैसे पहुँचे। जब साफ ओपिनियन तक पहुँचे तो फिर तो डिटेल बताने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप किताबी बात करते हैं कि आईएसए फॉलो कर लिए, एथिक्स फॉलो कर लिए, एविडेंस मिल गया था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड, इसलिए हम साफ ओपिनियन तक पहुँच गए। डन। गोइंग कंसर्न की ऑडिट मैटर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिट नंबर 7 गायब है। अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन को हम थॉरोली 720 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक यूनिक चीज़ है, मतलब वो हर जगह उस तरह से नहीं समझ आती, उसका एक एरिया ही अलग है। गोइंग कंसर्न कब आएगा? जब 570 आएगा। 570 कब आएगा? जब आएगा तब देखी जाएगी। तो जब हम रिस्क असेसमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम 570 पे डिस्कशन करेंगे, और वहाँ हम देखेंगे कि एक ख़ास किस्म की मटेरियल अनसर्टेनिटी जब मौजूद होती है तो हम एक ख़ास पैराग्राफ 700 वाली रिपोर्ट में डाल देते हैं। लेकिन अगेन इस वक्त उस खास चीज़ को डिस्कस किया तो 570 का पूरा स्टैंडर्ड ओपन हो जाएगा, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं जब हम 570 पढ़ रहे होंगे। देन की ऑडिट मैटर, ये भी हमेशा नहीं आता, लिस्टेड एंटिटीज़ में आता है, और जहाँ लॉ वगैरह ने रिक्वायर किए, जहाँ ऑडिटर की जजमेंट उसे कह दे। ये किस तरह का पैराग्राफ होता है, कब आता है? ये हमें 701 बताएगा। ये 701 कब पढ़ेंगे? अभी स्टैंडर्ड के इंशाल्लाह बाद 701 पढ़ रहे होंगे, तो इसको भी उस वक्त डिस्कस कर लेंगे। तीसरा जो अदर इन्फॉर्मेशन थी उसका तो मैं तस्करा ही नहीं कर रहा, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कैसे करें? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। तो दरमियान वाले 2-3 एलिमेंट्स को हमने स्किप किया, जिसको रेलेवेंट टाइम पे डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, याद है प्रीमाइस की जिम्मेदारियाँ? 3 जिम्मेदारियाँ थी मैनेजमेंट की, अकाउंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। अब ऑडिटर बड़ा सियाना है, उसने कहा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तो मुझे मिल ही गई है, ये जिम्मेदारी लिख के मैं क्यों अपनी लाइन ज़ाया करूँ? तो उसने बहुत ही नफासत से तीसरी जिम्मेदारी चेंज कर दी। ये जहन में रखना है, रिपोर्ट में प्रीमाइज वाली नहीं है तीसरी जिम्मेदारी। अकाउंट्स बनाना मैनेजमेंट के ज़िम्मे है, इंटरनल कंट्रोल उनके ज़िम्मे है, और गोइंग कंसर्न को असेस करना और इसके ऊपर काम करना उनके ज़िम्मे है। मैप क्लियर होना चाहिए। प्रीमाइज में वो 3 बातें थी, उसमें तीसरी बात थी ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, मगर रिपोर्ट में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है तो हम तीसरी जगह जाके अचानक से बदल गए और हमने गोइंग कंसर्न डाल दिया। डन। ये तो हो गई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। अब किसकी जिम्मेदारी आएगी? ऑडिटर की। ऑडिटर की जिम्मेदारी को लेके नया वाला 700 जो है ये 2015 में रिवाइज हुआ था, 16 में एप्लीकेबल था। बहुत ही जज्बाती हो गया। इसने का ऑडिटर इस पैरा में तो, इस पोर्शन में तो पूरा ऑडिट समझाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इसको हम कैफ लेवल पर कहते थे एक्सपेक्टेशन गैप। होता ये है कि ऑडिटर ऑडिट करता है सिलेक्टिव सैंपल की बेस पे, दुनिया समझती है ऑडिटर ने सारी चीज़ें चेक की हैं। ऑडिटर फ्रॉड मिले तो उसके ऊपर काम करता है, लेकिन फ्रॉड पकड़ना और फ्रॉडियों को सजा देना ऑडिटर के जिम्मे नहीं है। ऑडिटर जो है वो मटेरियलिटी को लेके चल रहा होता है। ऑडिटर जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा होता है। लोग समझते हैं ऑडिट हो गया मतलब 100% चीज़ें पकड़ी गई हैं। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट एरिया जिसमें आप अपने यूज़र्स को बताते हैं कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। सबसे पहले तो आप ऑडिट को डिफाइन करते हैं। आप कहते हैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस लेना और ऑडिट रिपोर्ट इशू करना। अब ये दूसरी लाइन तो समझ आती है, पहली लाइन में आपने एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। याद है हमने कहा था अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी मुनासिब होनी चाहिए, तो जब उनके अकाउंट्स में मुनासिब होनी चाहिए तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट में भी तो मुनासिब होनी चाहिए। अब जब मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा ना मैं रीजनेबल एश्योरेंस लेता हूँ और मैं रिपोर्ट देता हूँ, तो मुझे रीजनेबल एश्योरेंस बतानी होगी। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि अब रीजनेबल एश्योरेंस को एक्सप्लेन करो कि ये हाई लेवल की एश्योरेंस है, बट गारंटी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं होगी। क्या गारंटी नहीं है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल में स्टेटमेंट या मटेरियल में स्टेटमेंट जब होगी आप उसे पकड़ लेंगे, ये चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आपने फिर एक लफ्ज़ बोल दिया मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा मिस स्टेटमेंट के बारे में बताओ कि मिस स्टेटमेंट फ्रॉड या एरर की वजह से आ सकती है। फिर वर्ड मटेरियल बहुत से आने हैं। इन्होंने कहा अगर फ्रेमवर्क में मटेरियल की कोई डेफिनेशन मौजूद हो, जिस मुल्क में ऑडिट कर रहे हो उनका जो भी फ्रेमवर्क है, देखो उनके फ्रेमवर्क में वर्ड मटेरियल की क्या डेफिनेशन है वो लिख दो। नहीं तो ये वाले अल्फाज लिख दो, they are considered material if individual or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of these financial statement। ये तो सुनी सी बात लग रही है, यही तो डेफिनेशन है मटेरियलिटी की। तो कितने से आने हैं? उन्होंने कहा अगर कोई डेफिनेशन हो तो वो दे देना, नहीं तो इस तरह के जनरल अल्फाज लिख देना। अपनी वो डेफिनेशन जो उन्होंने हमारे जहनों में कब से डाली हुई है वही ऑडिट रिपोर्ट में डाल दें।
तो जिस मुल्क में मौजूद हैं उनके मुल्क के फ्रेमवर्क ने अगर कोई मेटीरियलिटी की डेफिनेशन दी है तो वो पेस्ट करनी है, नहीं दी हुई तो जो हमें हमेशा से आती है वही IS 1 और वो वाली, वो मेटीरियलिटी की डेफिनेशन दे देंगे। आपने उन्हें बता दिया ऑडिट क्या होता है, स्टैंडर्ड एक स्टेप आगे आता है। मतलब यूँ समझें कि आपने पहला सेशन कर लिया आज के दिन का, मगर इंतज़ामिया जज्बाती और आपको 2 और सेशन पढ़ाने के चक्कर में एडवांस लेवल की नीड। तो रिपोर्ट ने ऑडिट तो समझा दिया था, अब रिपोर्ट रिवीजन क्लासेस की तरह गहराई में उतरने लगा है। उन्होंने कहा तसल्ली से बताओ ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है। जब तसल्ली से बताना है ना, तो इसको मैं कहता हूँ ये शेडेड एरिया है। आप बेयर स्टैंडर्ड देखेंगे ना, तो हर ऑडिटर की रिपोर्ट में ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक एरिया आएगा जहाँ उन्होंने बहुत सारा ग्रे से शेड किया हुआ होगा। वो शेडेड एरिया ऐसा है जो रिपोर्ट में डालने के बाद वो खुद परेशान हो गए। उन्होंने कहा हमने जितना कुछ रिपोर्ट में डाल दिया, इसके बाद ये रिपोर्ट तो नहीं कोई पढ़ा करेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले तो बताया कि वो एरिया है क्या, फिर बताया आपने उस एरिया के साथ करना क्या है। तो आपने हर ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे एक पैराग्राफ में ये सारी बातें तो करनी है। फिर आपने क्या करना है, फिर आना है एडवांस साइड पे। एडवांस साइड पे क्या आप बताएंगे, ये शेडेड एरिया की मैं डिस्कशन करूँ। आप कहेंगे जी मैं प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करता हूँ, मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज़ करता हूँ, मैं तो पहले आइडेंटिफाई और असेस करता हूँ रिस्क को, मैं तो इंटरनल कंट्रोल्स को भी समझता हूँ। इसलिए नहीं समझता कि मैंने उस पर ओपिनियन देनी थी, इसलिए समझता हूँ कि मेरे ऑडिट में काम आएगा। मैं तो मैनेजमेंट की जो गोइंग कंसर्न का यूज़ है उसके ऊपर भी बात करता हूँ। मैं तो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह को भी देखता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो मैनेजमेंट से और दोषा विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट भी करता हूँ अपने ऑडिट के बारे में। मेरी जितने भी मैटर्स हैं, स्कोप, टाइमिंग, फाइंडिंग्स डिस्कस करता हूँ। लिस्टेड एंटिटी में तो मैं उन लोगों से स्पेसिफिकली कहता हूँ कि मुझे स्टेटमेंट, मतलब उनके साथ एक कम्प्रीहेंसिव लेवल पे कि वो मुझे बताएं कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, और फिर मैं भी एक स्टेटमेंट दूँ कि मैंने उनकी उन जिम्मेदारियों को चेक भी कर लिया है। मैं तो अगर की ऑडिट मैटर तो इस तरह की कम्युनिकेशन भी करता हूँ, उस तरह की कम्युनिकेशन। जब आप इन मैटर्स को एग्जैक्टली रिपोर्ट में पढ़ते हैं तो वो इतनी ज़्यादा खुश्क डिस्कशन शुरू हो जाती है कि ये लिखने के बाद वो खुद भी घबरा गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो ये एरिया है जिसको मैं शेडेड एरिया कह रहा हूँ, पैरा 43B उन्होंने वो करके उसको एक्सप्लेन किया है। ये शेडेड एरिया के साथ आप 3 सलूक कर सकते हैं, 3 में से कोई एक। या तो रिपोर्ट में जिस जगह लिखे वहीं आने दो, विद इन द बॉडी ऑफ रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2, एक अपेंडिक्स में डाल दे रिपोर्ट के एंड पे। यानी जैसी रिपोर्ट चल रही है, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, पहले बस ऑडिट की डेफिनेशन वो पहला पैराग्राफ दिया और कहा बकाया सफ़ा नंबर फलाना, हाशिया नंबर फलाना, यानी कि फॉर डिटेल प्लीज़ रेफर टू अपेंडिक्स 1। रिपोर्ट के एंड पे अपेंडिक्स डाल दें। तीसरा तरीका हो सकता है आपके मुल्क में ऐसी कोई पब्लिक अथॉरिटी हो जिनकी वेबसाइट पे डिटेल आ रही हो कि ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, तो आप लिख देंगे कि फॉर चेकिंग डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लीज़ विजिट SCCP की वेबसाइट का फलाना वाला लिंक। बात समझ आई? ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपने पहले तो बताया ऑडिट किसे कहते हैं, फिर जो एडिशनल बातें हैं या तो वहीं दिखा दें जहां मैंने भी आपको दिखाई हैं, या उसको कट करके अनेक्जर में डाल दें। और तीसरा सलूक क्या हो सकता है, उसको एक वेबसाइट पे अगर पड़ी हुई है तो बस वहाँ से रेफर कर दें, ना अनेक्जर में डालें ना रिपोर्ट में, क्योंकि उन्हें खुद एहसास हो गया कि उन्होंने रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है और शायद इसके बाद अब यूज़र्स के लिए वो रिपोर्ट काम की ना हो। यहाँ तक बात क्लियर? वापस रिपोर्ट पे जाते हैं। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कभी आपके मुल्क का लॉ या आपका फ्रेमवर्क आपको कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी रिपोर्ट में बताने का कहता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लॉ, वो कहते हैं ये बताओ ज़कात डिडक्ट हुई है या नहीं हुई। पाकिस्तान का ही लॉ है, वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस कंपनी के लिए थे या नहीं थे। तो कभी भी किसी भी मुल्क का लॉ आपको मेन रिपोर्ट के अलावा भी कुछ एडिशनल कह सकता है। अगर वो आपको मेन रिपोर्ट के अलावा कुछ एडिशनल कह रहा हो, या फ़र्ज़ करें ICAP की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाए कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाए तो वो साथ साथ ये और ये भी ओपिनियन में डाले जो कि 700 ने ना बताया हो, तो कभी कभी आपके अपने मुल्क का फ्रेमवर्क, आपके अपने मुल्क के लोग, अपने मुल्क का लॉ या रेगुलेशन आपको कह सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट में ऑडिट ओपिनियन के अलावा आपने कुछ और चीज़ों पे भी ओपिनियन देनी है। अगर वो ऐसा कहेंगे तो उसको हम कहेंगे अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसको ऐड कर दें। अब उसके बाद आइडियल सिचुएशन ये है कि अगर उसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें हैं तो आप टाइटल और एड्रेसी के बाद, मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ आपको शक्ल दिखाने के लिए, बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, देखा हम कितना पढ़ चुके हैं। टाइटल और एड्रेसी के बाद ना यहाँ एक हेडिंग डाल दें सेकंड और थर्ड के दरमियान, उस पर लिखा हो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ऑडिटर की ओपिनियन से लेके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक ये सारी चीज़ें आ जाएंगी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग में। फिर इधर हेडिंग डाल दें रिपोर्ट ऑन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
और फिर उसके अंदर जो जो कुछ बताया हुआ है डिटेल से लिख दें, तो यूँ समझिए एक रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट्स बन जाएंगी, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स। ये सारा करने के बाद एंड पे क्लोजिंग वाले एलिमेंट्स की तरफ आ जाएं 11 से लेकर 14 तक। तो स्टैंडर्ड ने हमें अलाउ किया है कि अदर रिपोर्टिंग फंक्शनलिटी छोटी मोटी है तो फिर तो इसी हेडिंग में डाल दें, और अगर उसके अंदर फिर से एक नई लंबी चौड़ी सी रिपोर्ट लिखनी पड़े तो ठीक है, बजाय इसके कि मेन रिपोर्ट की शक्ल खराब हो, आप रिपोर्ट के अंदर 2 रिपोर्टें ऐड कर दें, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर मैटर्स। लेंगे तो रिपोर्ट ऑन अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3 to 9 कंटेंट जो है वो हम रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ले जाएं। उसके बाद आगे से कहते हैं जब आपने इसकी हेडिंग दे दी तो इसके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स भी हो सकती हैं। अब आप उस रिपोर्ट के अंदर जो मर्जी लिखो, कोई यूज़र परेशान नहीं होगा क्योंकि उसको पीछे रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल चुकी है। एंड पे हम आएंगे क्लोजिंग की तरफ, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम देंगे। लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी, ये रिक्वायरमेंट है कि आप एंगेजमेंट पार्टनर का नाम अलग से लिखेंगे। ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के लॉ के साथ क्लैश कर रही है। पाकिस्तान का लॉ हमेशा एंगेजमेंट पार्टनर की बात कर रहा है। आईकीप की ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज है इसके ऊपर, यानी कि जो कंपनी लॉ उसने कहा कि आप फर्म का नाम लें, ऑडिट पार्टनर और एंगेजमेंट पार्टनर दोनों का नाम दे सकते हैं। मगर आईकीप की जो ऑडिटिंग टेक्निकल रिलीज है उसने कहा है कि जब भी फर्म का नाम आए एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आना चाहिए। मगर अंग्रेज़ों को अब जाके समझ आई, आईकीप को तो कब से समझ आई हुई थी। अंग्रेज़ों ने अब कुछ अर्से पहले ही कहना शुरू किया है कि लिस्टेड कंपनी में आप एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखेंगे ताकि पता लगे कि कौन बंदा है जिसने इस चीज़ को, इस ऑडिट को ऑथराइज़ किया था। मगर ये कहती अंग्रेज़ डर गए। उन्होंने कहा अगर उसका नाम लिखने से उस बंदे की ज़िंदगी को ख़तरा हो, उसको लाइफ थ्रेट हो, तो आप नाम हटा सकते हैं। आप चेक करें, पाकिस्तान में हमें थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान में आईकीप कह रहा है कि एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखो। अंग्रेज़ों ने जब एंगेजमेंट पार्टनर का नाम जिक्र किया फ़ौरन से घबरा गए और एक एक्सेप्शन दे दी कि अगर लाइफ को थ्रेट हो तो मत लिखना। तो क्या मतलब पाकिस्तानी पार्टनर्स की ज़िंदगी नहीं है जो उन्हें थ्रेट नहीं है? उनको तो बहुत थ्रेट है। बात यह है कि उनका नाम लिखें या ना लिखें, उनको तो थ्रेट है ही। खैर अगेन अंग्रेज़ जो है वो जज्बाती है। अंग्रेज़ को कभी कभी नज़र आ रहा होता है ना रिपोर्ट ख़राब होनी चाहिए तो वो ख़राब कर भी देता है। जब वो ख़राब करता है तो फिर नाम लिखते हुए डरता है। हमें किस बात की डर? हमें इश्यूज़ ख़राब नज़र आते हैं, हम मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं, वो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं तो हम साफ रिपोर्ट बना देते हैं। हम तो नहीं ऑब्वियसली, मतलब तो पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि रिपोर्ट ख़राब ना हो। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे फाइनेंशियल्स इतने अच्छे बन जाएं कि उसके बाद रिपोर्ट में ख़राबी ना रहे। तो डरे वो जो रिपोर्ट ख़राब करे। वो गंदे लोग हैं, वो रिपोर्ट ख़राब करने की कोशिश करते हैं। हम अच्छे लोग हैं, हम अकाउंट्स ठीक करवा देते हैं। उनसे कह देते हैं हमने एडजस्टमेंट डाल दिया, अकाउंट्स हमारे पास ही पड़े होते। तो खैर कहने का मतलब है कि वो अंग्रेज़ खामखा डर गया, पाकिस्तानी नहीं डरता। मतलब हम निडर बहादुर कौम है। सिग्नेचर, एड्रेस और डेट। सिग्नेचर फर्म के साइन भी हो सकते हैं, पर्सनल साइन भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। मगर लिस्टेड कंपनी में तो आपको एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखना ही पड़ेगा। फर्म के साइन का मतलब आप फर्म के नॉर्मल इनिशियल्स कर देते हैं और उसके साथ फिर कई दफ़ा एंगेजमेंट पार्टनर के इनिशियल कर देते हैं। तो अगेन दोनों ऑप्शन हैं, फर्म का नाम भी हो सकता है साइन में, पार्टनर का नाम भी हो सकता है, दोनों का नाम भी हो सकता है। मगर लिस्टेड कंपनी में एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, साइन नहीं, नाम लाजमी आएगा। एड्रेस ज़ाहिर आप वो जुरिसडिक्शन बताते हैं जहाँ ऑडिटर ऑपरेट करता है। पाकिस्तान के अंदर हम शहर लिख देते हैं कि हम इस शहर के ऑडिटर हैं। तो अगर लाहौर की एक फ़र्म ने पेशावर जाके ऑडिट किया है तो वो पेशावर नहीं लिखेंगे, वो लाहौर लिखेंगे। जिस जगह फ़र्म की जुरिसडिक्शन है, फ़र्म अपनी जुरिसडिक्शन बताती है कि हम फलाना इलाके वाली फ़र्म है। देन आप डेट डाल देते हैं। डेट आप कब डालेंगे? जब आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया हो और जब उन्होंने आपको साइन फाइनेंशियल्स दे दिए और जिम्मेदारी ले ली हो कि वाकई इन सारे उनकी जिम्मेदारी हमारी है। तो आपकी रिपोर्ट पे जिस दिन आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल नहीं किया जब तक, तब तक डेट नहीं आ सकती। जब आ गया तो आप ना सिर्फ उस पर डेट डाल देंगे बल्कि ये एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे कि क्या उनकी तरफ से आखिरी एविडेंस मिल गया। उनकी तरफ से आखिरी 2 बड़े एविडेंस होते हैं, साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ों की तरफ से, दोस्त गवर्नेंस की तरफ से, दूसरा एक रिटन रिप्रेजेंटेशन जो कि ज़रूरी होती है 580 के मुताबिक। तो जिस दिन आपको वो दोनों आखिरी एविडेंस मिल गए और आप अपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ओपिनियन तक पहुंच गए, आप रिपोर्ट पे डेट डाल देंगे। तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वो डेट नहीं है जब आपने क्लाइंट को रिपोर्ट फॉरवर्ड की है, ये वो डेट है जब आप ओपिनियन तक पहुंच गए। इसमें और फिजिकल हैंडिंग ओवर डेट में फ़र्क हो सकता है। डन। तो यहाँ तक तो हमने रिपोर्ट के कंटेंट डिस्कस किए। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अगर आपके मुल्क के लॉ ने रिपोर्ट का फॉर्मेट बताया हो
याद है हमने कहा था कभी कभी वो वर्डिंग बता देते हैं। वर्डिंग हमने 210 में डिस्कस की थी कि वर्डिंग देखो और उस वर्डिंग से गलत एश्योरेंस मिल रही है तो वर्डिंग को क्लैरिफाई करने की कोशिश करो। यह हम बात करें अगर मुल्क के लॉ ने फॉर्मेट दे दिया, भाई पाकिस्तान में हम ऑडिट करने आए, पता लगा पाकिस्तान का एक लॉ है, वो कहता है कि हमारे यहाँ रिपोर्ट में 25 कंटेंट्स होंगे और हम कौन सी रिपोर्ट पढ़ के आए हैं, 14 कंटेंट्स वाली। इंटरेस्टिंगली अगर उन 25 कंटेंट्स में मुझे मेरे 14 में से 13 कंटेंट्स मिल गए तो मेरा काम पूरा है। भाई उस मुल्क में पता नहीं क्या क्या किन किन बातों के ऊपर रिपोर्ट में डिस्कशन हो रही हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मुझे अपने 13 एलिमेंट्स, 13 कौन से, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे हैं, अगर मुझे टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन और उसके अंदर सम हाउ नियरली रिजेंबलिंग वैसे ही कॉन्टेंट्स मिल गए जिससे 700 वाली बातें पूरी हो जाती हैं, तो अब मुझे परवाह नहीं है कि एडिशनल कॉन्टेंट्स कितनी डिटेल में जा रहे हैं। और मेरे पास तो एक बड़ा आसान सा हल है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखूं हेडिंग, उसमें सब कचरा डाल दूँ। तो उन्होंने कहा कि अदर रिपोर्टिंग को छोड़ के अगर बाकी 13 मुझे उस रिपोर्ट में मिल गए तो ओके, मेरे लिए सही है। और अगर उसमें क्लैश हुआ, उन 13 में से एक आध मिसिंग हुआ, तो फिर मेरे लिए वो रिपोर्ट सही नहीं है। लेकिन वो तो लॉ ने बताई है, अब क्या करूं, लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते, ऑडिट तो करना पड़ेगा, मगर एंड पे आईएसए के मुताबिक ऑडिट हुआ है, ये जुमला गायब हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी आप ऑडिट करने आते हैं तो आपको किसी खास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक भी, मतलब आप जिस मुल्क में ऑडिट करने गए पता लगा वहाँ भी कुछ लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट बनाई हुई है। तो अगेन आप देखते हैं कि उनकी रिपोर्ट और इनकी रिपोर्ट दोनों में कोई इस लेवल का कन्फ्लिक्ट तो नहीं कि उनके स्टैंडर्ड कहते हो कि इस सिचुएशन में साफ ओपिनियन दो और आपका स्टैंडर्ड कहता हो इसमें ख़राब ओपिनियन दो। अगर इस लेवल का कन्फ्लिक्ट है तो बड़ा कन्फ्लिक्ट कहलाएगा। या वो कहते हैं कि इस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका स्टैंडर्ड कहता है नहीं जी ये तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ देना पड़ेगा आपको। तो यानी कि जब भी उस मुल्क में कुछ लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हैं और आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से वो इस लेवल का क्लैश करें कि डिफरेंट ओपिनियन सजेस्ट कर दें, या एक कहता हो एम्फेसिस डालो और एक कहता हो एम्फेसिस ना डालो, इसको उन्होंने बड़े इशू, बड़ा कन्फ्लिक्ट का है। अगर इस तरह का मामला हो तो फिर तो आप आईएसए को रेफर नहीं करेंगे, फिर आप उसी मुल्क के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक रिपोर्ट बनाएंगे और आप ये नहीं लिखेंगे कि मैंने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया है। और अगर छोटे मोटे क्लैश हैं, उस लेवल का बड़ा क्लैश नहीं है, तो अगेन हो के आप कह सकते हैं मैंने आईएसए के मुताबिक ऑडिट किया है। ये बात समझ आई? एट अ मिनिमम आपको वो 13 एलिमेंट्स भी मिल जाने चाहिए, और नंबर 2 उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी हुई रिपोर्ट में इस लेवल का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि आपका 705 या 706 लेवल का कोई मसला आ जाए। डन? सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कभी कभी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी कभी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रही होती है, उसका फाइनेंशियल से ताल्लुक कोई नहीं होता, लेकिन वो कोई और चीज़ भी नहीं होती। भाई फाइनेंशियल्स के साथ तो डायरेक्ट रिपोर्ट भी होते हैं, उसको तो हम कहते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल के साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, उनका तो अपना नाम है। एक चीज़ फाइनेंशियल के साथ अटैच है और कन्फ्यूजिंगली फाइनेंशियल का ऐसा लग रही है। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 70 पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खत्म हुए, 71 पे आ गया रेशियो एनालिसिस, 72 पे उन एसेट्स की लिस्ट आ गई जिनको साल में डिस्कार्ड किया। अब एक आम यूज़र फाइनेंशियल पढ़ते पढ़ते जब पहुंचेगा पेज नंबर 70 पे तो उसे तो पता नहीं लगना, वो पेज 71 भी पढ़ लेगा, 72 भी पढ़ लेगा, और ऑडिट रिपोर्ट में जाके देखेगा तो ऑडिटर कहेगा वी हैव ऑडिटेड द अनेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने नीचे अटैच हुई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, और ऑडिटर ने तो बताया नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो एक आम यूज़र जिसको ज़्यादा नहीं पता वो तो पेज नंबर 71, 72 को भी फाइनेंशियल्स कैसा समझेगा, जबकि आपके मुताबिक तो फाइनेंशियल्स कैसा नहीं है और आपने ऑडिट किया होगा, आपने तो पेज नंबर 70 तक ऑडिट किया है। ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल्स के साथ अटैच हुई हुई वो इन्फॉर्मेशन जो कन्फ्यूजिंगली फाइनेंशियल्स का हिस्सा लग रही है। तो ऑडिटर की ख्वाहिश होती है कि वो मैनेजमेंट से कहता है कि आप इसको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर दें, इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को अलग कर दें। कैसे अलग कर दें? सेपरेटर डाल दें और उस पर लिख दें अनऑडिटेड इन्फॉर्मेशन। पेजेस की नंबरिंग दोबारा से शुरू कर दें, पेजेस का कलर चेंज कर दें, कुछ और इस तरह से करें कि वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट हो जाए पीछे वाले से। हो सकता है जहां IAS 16 का डिस्क्लोजर आ रहा हो, जहां डिस्पोजल था वहां लिखा हुआ हो बकाया सफ़ा नंबर 71 पे। ये नोट क्या फील दे रहा है कि पेज नंबर 71 इज़ पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस तरह की क्रॉस लिंक खत्म कर दें, क्रॉस लिंक खत्म कर दें, उसकी प्रेजेंटेशन चेंज कर दें। कोशिश करें कि यूज़र को क्लियर कर पता लग जाए कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग चीज़ है। अगर आप ये तजर्बा करने में कामयाब हो जाएं, अगर आप दोनों को सेग्रीगेट करवा दें तो यस आपकी ज़िंदगी आसान है। और अगर सेग्रीगेट ना हो सकें तो फिर आप बताएंगे अपनी रिपोर्ट में कि भाई मैंने उस एरिया का ऑडिट नहीं किया,
आप जिम्मेदारी लेंगे 70 पेज तक जहाँ तक आपने किया था। डन। ये सारी डिस्कशन थी हमारी 700 को लेके। काफ़ी लंबा चौड़ा सा स्टैंडर्ड है। 700 के लिए स्पेसिफिक सजेशन ये है कि आपने इसके इंपॉर्टेंट पैरा ज़रूर देख लेने हैं, एक तेज़ी से स्किम कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, लेकिन ओपन बुक के बाद इसमें से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो सवाल बनाते भी हैं तो भी स्टैंडर्ड की बहुत गहराई में उतर के एक एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ पे इतनी सारी डिबेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हो सके तो थोड़ा सा फास्ट स्किम कर लीजिएगा। 700 को बड़ा स्टैंडर्ड है। डन। 701 जब से आया आई कैप को अच्छा खासा पसंद है, वक्तन फवक्तन इसमें से सवाल बना लेते हैं। 701 का टारगेट क्या है? की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर एक ऑडिट रिपोर्ट में किस तरह से आएंगे? साफ सुथरी रिपोर्ट का एक कंटेंट की ऑडिट मैटर हो सकता है अगर उसकी ज़रूरत पेश आए। की ऑडिट मैटर किसे कहते हैं? दोज मैटर दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। इस साल के ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में जो अहम मैटर्स थे वो उनमें से वो मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक मोस्ट सिग्निफिकेंस रखते थे। इस पूरे ऑडिट में हम जब भी कोई बड़ा मामला आता है हम दोषारोपित विद गवर्नेंस के पास जाते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। हमने दोषारोपित विद गवर्नेंस से 10 इश्यूज डिस्कस किए हुए थे। इन 10 में से शायद 2 या 3 या शायद एक इशू इतना बड़ा है कि मैं कह रहा हूँ कि दोषारोपित विद गवर्नेंस के साथ साथ मेंबर्स के सामने भी जाए। ये शिकायत नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है। देखिए, जब दोषारोपित गवर्नेंस इदारे के बड़े हैं और आप हर इशू उनके पास लेके जाते हैं, रिजॉल्व हो जाए तो भी आप बैठ के कहते हैं चलो शुक्र है रिजॉल्व हो गया। डायरेक्टर्स को तो पता होता है कि ये इशू आया था, रिजॉल्व हुआ। कभी कभी एक इशू इतना संगीन बड़ा होता है कि रिजॉल्व तो हो गया होता है, मगर ऑडिटर चाहता है कि इनके साथ साथ जो असल यूजर्स हैं उनको भी पता लगे। तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ अहम मैटर्स को डिस्कस कर सकता है, जस्ट लाइक जैसे कि वो दोषारोपित गवर्नेंस से डिस्कस करता है। तो जब दोषारोपित गवर्नेंस ये हक रखते हैं कि उनसे हर बड़ा मामला डिस्कस हो, तो आम यूज़र भी हक रखता है कि ऑडिटर को जो सबसे बड़ा या एक दो ज़्यादा बड़े मामलात नज़र आए वो इनके साथ साथ यूज़र से भी डिस्कस कर ले। बट अजम्पशन ये है कि ये गलत मैटर्स नहीं है। अजम्पशन ये है कि ये वो मैटर्स नहीं है जिस पर रिपोर्ट ख़राब हो जाए। ये वो मैटर्स नहीं है जिस पे आपको शिकायत कर रहे हैं। ये वो मैटर है जो ऑडिट के दौरान ज़रूरी थे और जिस तरह से आपने दोषारोपित गवर्नेंस से डिस्कस किया, आप चाहते हैं आप मेंबर से भी डिस्कस करें। तो इन मैटर्स को कहते हैं की ऑडिट मैटर। ये हर जगह रेलिवेंट नहीं है। यानी अगर हम बात करें तो लिस्टेड एंटिटीज़ में मैंडेटरी हैं, उन एंटिटीज़ में जहाँ लॉ आपको कहते हैं कि आपने की ऑडिट मैटर लाजमी डालना है। और तीसरा वो एंटिटीज़ जहाँ ऑडिटर की जजमेंट उसको कहे कि आपने यहाँ की ऑडिट मैटर डालना है। वो एंटिटीज़ जो इस लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट रखती हैं कि ऑडिटर को लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नादरा का अगर हम ऑडिट करें और नादरा में कोई उनके सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए जानना ज़रूरी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई भी बड़े लेवल का इस तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट से रिलेटेड बातें ऑडिटर हम सबके सामने लेके आए। तो जब भी किसी जगह कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस रखने वाली एंटिटी हो और ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक एक मैटर इतना अहम हो कि आम लोगों से डिस्कस किया जाए, तो भले वो लिस्टेड ना हो, भले लॉ ने ना कहो, आप वहाँ पे भी की ऑडिट मैटर डाल सकते हैं। तो लिस्टेड में हमेशा मैंडेटरी है, जहाँ लॉ कहते हैं वहाँ हमेशा मैंडेटरी। और तीसरे में ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है कि किस लेवल का इदारा है और किस तरह का इशू है और वो डिस्कस करना चाहता है या नहीं। की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने से आप इंटेंडेड यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद उस मामले के बारे में थोड़ी सी और बेहतर गाइडेंस दे देते हैं। इससे होता यह है कि आपके शेयर होल्डर्स का, आपके स्टेक होल्डर्स का एतबार ऑडिटर पे थोड़ा सा और बढ़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि ये हमारा सही में नुमाइंदा है, देखो इसने एक बड़ा अहम इशू भी हमसे डिस्कस किया। मगर कहीं इतना अहम इशू ना हो जिससे कंपनी की साख को नुकसान पहुंच रहा हो। पैरा 14 है, अभी यहाँ स्लाइड्स पे नहीं आएगा, इसमें एक चीज़ मिस हो गई। पैरा 14 है स्टैंडर्ड का, वो ये कहता है कि 2 सूरतों में आपने की ऑडिट मैटर नहीं देना। अगर आपकी रिपोर्ट में कोई डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर के ऊपर हम इंशाल्लाह कल बात कर रहे होंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसा मामला आ गया कि जिसमें की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज करने के फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल, आप वसीतर मफाद में लोगों को बताना चाह रहे हो, फ़र्ज़ करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपने ऑडिट किया हो और उसके दौरान आपको किसी भी साल में होने वाले इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तगियों का पता लग गया। बेज़ाब्तगी हुई हो, फॉर एग्जांपल किसी वक्त एक सर्वर डाउन हो गया हो अचानक से, मगर 2-3 बार दोबारा से अप भी हो गया हो,
और ऑडिटर ने चेक किया हो तो ऑडिटर को पता लगा हो कि ऐसा कुछ भी मसला नहीं है, सर्वर डाउन हुआ था एक टेक्निकल रीज़न की वजह से, सर्वर दोबारा से सही हो गया था और जितने भी पॉइंट्स हैं वो सही से अपडेट हो गए थे। अब ऐसे में शायद आम यूज़र्स को ये नहीं पता कि वो जो आम यूज़र, मेरे जैसे आम यूज़र तो कन्फ्यूज़ होते रहेंगे, वो कहेंगे क्या हुआ था उस दिन, एन इलेक्शन वाले दिन सर्वर डाउन हो गया और 2 दिन बाद अचानक से पता लगा सर्वर सही हो गया, तो हुआ क्या। अब मैं शक करता रहूँगा, लेकिन शायद ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि इस तरह का इशू मुझे बताए। अब फ़र्ज़ करें ऑडिटर को वहाँ कुछ इशू पता लगा और पता ये लगा कि सर्वर डाउन हुआ था मगर सर्वर अप हुआ, चीज़ें इधर उधर हो गई थी, मगर मुल्क के वसीतर मफाद में किसी ने कहा कि इस वक्त मौजूदा जो लोग जो कि सर्वर डाउन होने से पहले पहले तक जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज़्यादा थी, उन्हीं को ही हम कह देते हैं कि वो जीत गए। अब हो सकता है मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में बहुत अच्छा फैसला हो, बट ये बात अवाम के सामने कर दी तो मेरे जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे, हमें कहाँ समझ आता मुल्क को कौम का मफाद। हम तो कीमे वाले नान खा के और मतलब गलत लोगों को वोट देने चल पड़े होंगे। तो आप बात समझ रहे हैं कि कभी कभी एक इशू को कम्युनिकेट करना ज़्यादा गलत हो सकता है, ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। मैं तो वो रिपोर्ट उठाऊंगा, फेसबुक पे शेयर कर दूंगा, मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे थे पटवारी, वो धांधली वाली बात। फजलुर रहमान ने बड़ी अच्छी बात कर दी, ये तो मतलब यूथ के नुमाइंदे तो धोखा दे रहे हैं, ये तो जो है वो मतलब इस तरह से। अब मैं वो यूथ वाला वर्ड इस्तेमाल करूँ तो वो ज़रा पब्लिकली मुनासिब नहीं है, अदरवाइज सारी ही पार्टीज़। तो अब ऐसे में अगर ऑडिटर ने ऐसी कोई बात शेयर की होती और उससे नेगेटिविटी ज़्यादा फैल गई होती तो फजलुर रहमान भाई और ज़्यादा ताकत में आ जाते। वो कहते ये देखो ये तो ऑडिटर ने बता दिया है कि धांधली हुई है। अब ऑडिटर जितना मर्जी समझाए कि धांधली नहीं, मैंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे करके वैसे, तो कभी कभी किसी बात को डिस्कस कर देना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने की ऑडिट मैटर कभी कभी हो भी तो नहीं बताना। तो हो सकता है मुल्क को कौम के वसीतर मफाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑडिट करते हुए ऑडिटर ने सोचा हो कि नहीं भाई इस वक्त इस तरह की बात करने से कौम में फसाद होने का खदशा है। अब तो ये एग्जांपल याद रहेगी ना, ये एग्जांपल याद है। अब पता नहीं मैंने किस पार्टी की तरफ बात की है, लेकिन खैर मैंने एक आम पाकिस्तानी की कन्फ्यूजन की बात की है। ये बात समझ आई? थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैम डिसाइड कैसे करें, कैम आएगा कहाँ से? मैटर्स तो सारे ही अहम होते हैं। तो नहीं, जब आपने दोस्तावेद गवर्नेंस से 8-10 मैटर डिस्कस किए हैं तो एक काम करें, उनमें से थोड़ा सा फिल्टर कर लें। जो ज़्यादा हायर रिस्क रखते हैं, वो एरिया जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट आपको लगानी पड़ी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जजमेंट लगाई हुई थी जिसको वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट। फॉर एग्जांपल उन्होंने बैड डेट का एक बड़ा मुश्किल सा एस्टीमेट बड़ी मुश्किल सी कैलकुलेशन से किया था और मुझे बड़ी मुश्किल तरीके से वेरीफाई हुआ। चीज़ ओके है, बट उसके ऊपर अच्छी खासी एफर्ट्स लगी। या वो जो इवेंट या ट्रांजैक्शन है वो लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोस्तावेद गवर्नेंस से डिस्कस किए हुए 8-10 मैटर्स में से मैंने पहला फिल्टर लगाया हायर रिस्क, हायर अनसर्टेनिटी और हाई सिग्निफिकेंस। तो शायद मैंने उन 10 में से 4-5 मैटर्स कह दिए कि ये ज़रा बड़े से लग रहे हैं। फिर स्टैंडर्ड ने हमें कुछ और पैरामीटर भी बताए। स्टैंडर्ड ने कहा कि अब आप ज़रा देखें कि इनमें से कौन से ऐसे मामलात हैं जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल PIA एयरलाइन साल के दौरान भोजा एयरलाइन को परचेज कर ले। अब शायद भोजा एयरलाइन के फाइनेंशियल्स 2% हो PIA के सामने, और शायद PIA के दोस्तावेद गवर्नेंस से जो इश्यूज डिस्कस हुए उनमें से कुछ इश्यूज ऐसे हों जो 8-10% ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो। संगीन तो वो लग रहे हैं, मगर आम आवाम PIA के फाइनेंशियल्स और ऑडिटर की रिपोर्ट देखते हुए ये देखना चाह रहे हैं कि भोजा एयर की कंसोलिडेशन सही हुई इनके साथ या नहीं, क्या इन्होंने भोजा एयर के जो एसेट्स एक्वायर किए थे वो सही तरीके से नज़र आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो शायद भोजा एयर मटेरियली इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग, यूजर्स का फोकस, यूजर्स का कितना ध्यान जाता है उसके लिए ज़रूरी हो जाए। तो होता ये है कि कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि वो मामला यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम देखते हैं वो मामला कम्प्लेक्स कितना है, कभी कभी हम देखते हैं उस मामले में सब्जेक्टिविटी कितनी है, कभी कभी हम उसकी नेचर और मटीरियलिटी देखते हैं। फिर जिन मामलात में स्पेशलाइज्ड स्किल्स इस्तेमाल हुई हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एफर्ट्स हुई हो, कुछ जगह ऑडिटर का ज़्यादा टाइम लगा हो, ये सारे के सारे वो तरीके हैं जिससे आप देखते हैं कि उन 10 में से मैं किस किस को की ऑडिट मैटर कहूँ। और अगर मैंने 3 को की ऑडिट मैटर कह दिया तो उन 3 में से ज़्यादा बड़ा कौन सा और कम बड़ा कौन सा है, क्योंकि आपने फिर उसी तरतीब में दिखाना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट से लेस सिग्निफिकेंट की तरफ आना है। तो ये 2 बातें हैं। सबसे पहले तो मुझे फिल्टर करके की ऑडिट मैटर्स अलग करने हैं, फिर उन की ऑडिट मैटर्स में से बड़े छोटे इन लोगों को सेग्रीगेट करना है। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें कुछ पैरामीटर्स बताए।
ये पैरामीटर नहीं भी बताते ना, तो इन्होंने तो कह दिया था आपकी जजमेंट है, मगर स्टैंडर्ड ने सोचा कि जब वो कहेगा आपकी जजमेंट, तो ऑडिटर कहेगा यार अजीब लोग हैं, आईएएस से पूरा पढ़ लिया और उसने कुछ गाइड ही नहीं किया कि कीवर्ड मैटर कैसे सिलेक्ट करना है। तो उन्होंने कुछ टोटके बता दिए कि इस तरह के कुछ बेंचमार्क को यूज़ करके सिलेक्ट कर लो। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा इसको फॉलो करें, हो सकता है ऑडिटर को गिवन सिचुएशन में लग रहा हो प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक कि की ऑडिट मैटर है, ये बड़ी अहम चीज़ है, ये तो मैं डिस्कस करूँ, तो वो उसको ज़रूर डिस्कस करेगा। तो ऐसे में की ऑडिट मैटर की सिलेक्शन और रिलेटिव सिग्निफिकेंस, सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने वो बेसिक 3 फिल्टर बता दिए थे, और देन उसकी रिलेटिव सिग्निफिकेंस के लिए उन्होंने कुछ और फैक्टर्स बता दिए। जब आप इन फैक्टर्स की बेस पे किसी को की ऑडिट मैटर डिसाइड करते हैं तो इस फैक्टर की रीज़न संभाल के रखते हैं, जब आपने रिपोर्ट में डालना होता है तो बताना होता है कि आपने क्यों इस मैटर को की ऑडिट मैटर कहा। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या हम कम्युनिकेट करना है? सबसे पहले तो आपने हेडिंग डालनी है की ऑडिट मैटर, और की ऑडिट मैटर के अंदर आप अलग अलग मैटर्स को, यानी कि अगर 3 मैटर्स हैं तो तीनों की अलग अलग हेडिंग्स देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर शुरू में आया और की ऑडिट मैटर के नीचे बाकी चीज़ें आनी हैं। अब जो हेडिंग आपने दी है ना की ऑडिट मैटर, और उसके बाद फर्ज करें 2 या 3 मैटर्स आने हैं, पहले डिफाइन कर देंगे की ऑडिट मैटर को। आप कहेंगे की ऑडिट मैटर वो मैटर है जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक है और मैंने इनके साथ ऐसा किया और इनका मेरी ओपिनियन से ताल्लुक नहीं है। इंपॉर्टेंटली आईकैप आपसे, चले मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ कि आईकैप का 1-2 दफ़ा सवाल आया और उस सवाल के अंदर कितने सारे नंबर तो आप सीधे सीधे तरीके से ले सकते थे। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन दे दी, की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन देने के बाद आपने इंडिविजुअल मैटर्स को एक्सप्लेन करना है। तो हेडिंग आ गई की ऑडिट मैटर, नीचे उसकी डेफिनेशन दे दी। अब नीचे की ऑडिट मैटर नंबर 1, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि वो एंटिटी के कंट्रोल्स की सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो बाद में रिजॉल्व हो गई थी। तो इवेंट नंबर 1 आप लेके आएंगे और उसके अंदर सबसे पहले तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका कोई डिस्क्लोजर दिया हुआ है तो उसको रेफर कर देंगे। क्या मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में की ऑडिट मैटर कहाँ से आ गया? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर वो चीज़ बताई है जो आईएफआरएस की या फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट थी। जब ऑडिटर कहता है ना दोषा विद गवर्नेंस को कि ये बड़ा अहम इशू है, मैं तो की ऑडिट मैटर में डालूंगा, तो मैनेजमेंट और दोषा विद गवर्नेंस थोड़े से घबरा जाते हैं। उनको होता है कहीं हमारा यूज़र ये ना समझे कि हमने अकाउंट्स में नहीं बताया तो ऑडिटर को बताना पड़ गया। तो मकसद आपका उनको तकलीफ देना तो नहीं है, मकसद तो एक अहम इशू यूजर्स तक पहुंचाना है। तो ऐसे में मैनेजमेंट दोषा विद गवर्नेंस में डिसाइड कि वो एनहांस्ड या डिटेल्ड डिस्क्लोजर दें उस चीज़ पे जिसको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर कहने वाला है। और अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एनहांस्ड डिस्क्लोजर्स दे दिए हैं तो फिर ऑडिटर उस डिस्क्लोजर का रेफरेंस देगा। तो की ऑडिट मैटर आया, की ऑडिट मैटर के अंदर आपने सबसे पहले तो बताया कि इस चीज़ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फलाना जगह डिस्क्लोजर मौजूद है। फिर आप बताएंगे क्यों आपको इसको की ऑडिट मैटर कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि ऑडिटर हर चीज़ को की ऑडिट मैटर कर दे, तो बताना पड़ेगा कि आपने इसको की ऑडिट मैटर क्यों कहा। फिर उसके ऊपर आपके प्रोसीजर्स क्या थे, आपका आउटकम किस तरह का था, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आप उसके ऊपर सारी बात बता रहे हैं। अब पेपर में आईकैप ने 1-2 दफ़ा ऐसा किया कि उसने कहा ये 2-3 इशूज़ हैं, इनका ज़रा की ऑडिट मैटर बना दो पैराग्राफ, या की ऑडिट मैटर सेक्शन ड्राफ्ट कर दो। तो ये तो आपको पता है कि सबसे पहले हेडिंग आएगी, फिर ये भी आपको पता है कि डेफिनेशन आएगी, फिर आप तीनों की अलग अलग हेडिंग देंगे, फिर हर हेडिंग के नीचे एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं कि उन्होंने लिखा होता है अक्सर अजम्पशन जो मर्जी लेनी है ले लो। तो आप कह सकते हैं काइंडली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो वाली चीज़ देखें, नीचे एक प्यारी सी रीज़न दे के आपने यहाँ मार्क खानी है, शायद यहाँ आपकी लिखाई मार्क खिला सकती है आपको। लेकिन अगर 15 नंबर का सवाल है और उसमें 3 की ऑडिट मैटर आपने बनाने हैं तो शायद उसमें उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ हो कि ओवरऑल 2 से 3 नंबर ओवरऑल प्रेजेंटेशन और उन सारी चीज़ों के जिसमें की ऑडिट मैटर लिखा हुआ, उसकी डेफिनेशन दी हुई हो और उसके अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन हुई हुई हो। ये नंबर ईजी हैं। फिर हर स्पेसिफिक की ऑडिट मैटर में उसकी हेडिंग, उसके नीचे डिस्क्लोजर का रेफर करना, उसके नीचे एक छोटी सी रीज़न देना कि वो क्यों की ऑडिट मैटर है। तो चाहे आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है या नहीं है, चाहे आपको स्टैंडर्ड ने हेल्प किया या नहीं किया, कुछ इजी नंबर आप आराम से ले सकते हैं। मैं ज़रूर रेफ़र करना चाहूँगा यहाँ पे इरफान साहब जो डायरेक्टर एग्जामिनेशन है, उन्होंने ख़ास ऑडिट के ऊपर एक सेशन किया था जिसको मैंने आपको बताया ना कि मुझे बड़ा दुख हुआ था कि उसमें लोग नहीं आए। भाई आपके सामने डायरेक्टर एग्जामिनेशन आ रहा है, वो कह रहा है मैं बताता हूँ क्यों आप फेल हो रहे हो और आओ पूछो सवाल। तो उन्होंने आके जब वो आए हुए थे तो बच्चों में से एक बच्चे ने सवाल पूछा कि मेरे सीनियर मुझे ये कहते हैं कि अगर तुमने ऑडिटिंग की लैंग्वेज ना लिखी पेपर में तो रुल जाओगे, या तुम्हें अगर स्पेसिफिक जार्गन्स नहीं आते होंगे और तुम्हें वो लिखाई नहीं आती होगी तो तुम तो फेल हो। तो उन्होंने कहा भाई हम जब ड्राफ्टिंग की बात भी करते हैं ना
कि ओपिनियन ड्राफ्ट करो या की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करो, हम उसके अंदर भी इतने लीनियंट होते हैं कि अगर 5 नंबर का सवाल है और बच्चे ने अच्छी लैंग्वेज नहीं भी लिखी तो 3.5 तो उसने फिर भी ले लिए अपने स्टेप्स पूरे करके, बाकायदा उनके अल्फाज थे। अब वो बंदा जो उस चीज़ को हेड कर रहा है, जो एक चीज़ पे बाकायदा रिसर्च करके इस नीड को रियलाइज़ कर रहा है और सेशन कर रहा है बच्चों के साथ और उन्हें बता रहे हैं कि आपके क्या मसले हैं, तो उस बंदे को सुनना बड़ा ज़रूरी है। हो सके तो मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप ICAP में वीडियोस में जाके सर्च करेंगे, आपको इरफान साहब की डायरेक्ट एग्जामिनेशन की वो वीडियो नज़र आ जाएगी। तकरीबन को 1.5 घंटे की डिस्कशन है उनकी स्टूडेंट्स के साथ कि जिसमें उन्होंने बताया कि इस पेपर में फ़ेल क्यों हो रहे हैं लोग और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप लोग कर क्या रहे हैं। तो उस वक्त उन्होंने बताया, जब एक बच्चे ने कहा कि जो ऑडिटिंग की लैंग्वेज लिखनी ज़रूरी तो नहीं है, तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा कि हम जो प्योर ड्राफ्टिंग का सवाल है उस तक में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और वो बच्चा बगैर अच्छी वर्डिंग लिखे भी 3.5 तक तो स्टेप्स की वजह से पहुंच जाता है। मतलब वो बताना ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी टाइम पे आपसे ऑफिशियल वर्डिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम तो मेन जो ड्राफ्टिंग से ज़्यादा तो और कोई ऐसा एरिया नहीं हो सकता जहाँ बहुत ऑफिशियल वर्ड लिखने हो। उन्होंने कहा वहाँ पे भी स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ले लेता है कई दफ़ा अपने बस टूटे भजे अल्फाज से, जब वो उसके वो एलिमेंट्स पूरे कर देता है। तो मकसद उनका की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करते हुए आपकी अंग्रेज़ी की वो शानदार या जानदार है यानी ये नहीं देखना होता, वो जानना ये चाह रहे होते हैं कि स्टैंडर्ड के बाद आपको समझ है की ऑडिट मैटर क्या है। तो की ऑडिट मैटर लिखा, उसकी डेफिनेशन लिखी, उसको अलग अलग बताया, मोटी मोटी बातें पूरी कर दी, मैक्सिमम नंबर जो इंसानी हुदूद में लिए जा सकते थे वो ले लिए। अब हो सकता है आप में से कोई बहुत चीता हो, बड़ी कमाल इंग्लिश लिखता हो, उसकी ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी हो, तो हो सकता है वो पेपर में मैक्सिमम नंबर तक भी पहुंच जाए। बट जो प्योर ड्राफ्टिंग वाला सवाल है, इवन उसमें भी ICAP एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप ऑफिशियल जार्गन्स और ऑफिशियल वर्ड्स भरमार कर दें और आप इस तरह के अल्फाज लिखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो बताते हैं, बच्चे फेल होते हैं, टीचर के पास आते हैं, सर मेरा सब कुछ सही था, मुझे सब कुछ आता था, आप बताएं मैं क्यों फेल हुआ। भाई टीचर कैसे बताएगा कि वो कैसे फेल हुआ? दूसरा बंदा ना उसने टीचर के सामने पेपर करके दिया, ना टीचर ने उसका पेपर चेक किया, ना टीचर को ये पता है कि जो वो बता रहा है कि वो लिख के आया, वो लिख के आया भी है या नहीं। तो ऐसे में बच्चे पे भरोसा ही करना होता है। बच्चे को देख के हम कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आप जो बता रहे हो आपने अगर वाकई ऐसा किया है, पता नहीं क्या हुआ है, लिखना आता है, ओ सर मैं तो 100 सवाल कर लेता हूँ, चाहे एक भी सवाल ना किया हो। अब हमसे आके पूछेंगे तो हम थोड़ी बता सकेंगे कि आपके फेलियर की रीज़न क्या है, और जो बताने आते हैं उनसे पूछने नहीं आते आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि उनके सेशन में कम बच्चे थे और इस वक्त ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। जी कल बच्चे कम हो जाएंगे यहाँ वाले ठीक है, या वो पता लग गया कि चाय समोसे के टाइम के आसपास आना ज़रूरी है। तो पता है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप कम से कम उनकी वो सेशन जो ख़ास ऑडिट के ऊपर डिलीवर की है, बंदा मतलब कराची से आके लाहौर में एक सेशन कर रहा है, बच्चों से डिस्कशन कर रहा है, तो कम से कम मतलब उनको थोड़ा सा वेटेज तो मिलनी चाहिए थी। चले खैर है, मतलब वो आप लोगों का मसला है, आप गए या नहीं गए, बट उनकी बातें इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छी बात है कि ICAP की फेसबुक पेज पे सेफ भी हैं, आप ज़रूर जाके वो सेशन पूरा देखें जब भी मौका मिले अगले 3-4 दिन में, आइडिया हो कि वो क्या चीज़ें हैं। मैं बीच बीच में से कुछ की ऑडिट मैटर्स तो आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन मतलब वो पूरी एक दफ़ा अटेंड करें तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो अगेन मैंने वही आपको किया, मैंने एक तो रेफरेंस दे दिया कि वो फेसबुक पेज पे मौजूद है, और दूसरा मैंने अपनी की ऑब्जर्वेशन बीच में से आपको शेयर कर दी। यहाँ तक बात समझ आई? तो ऐसे में आप इसको यूँ एलेबोरेट करते हैं, देन हमने आगे जाना है। स्लाइड नहीं भी जी, वो जो आई थी ये चीज़ तय है कि ये रिजॉल्व मैटर है। तो फ़र्ज़ करें इन्वेंट्री आप वेरीफाई करने गए, तो उन्होंने कहा जी इन्वेंट्री तो इस वक्त जिस इलाके में पड़ी हुई है वहाँ तो धरना चल रहा है, आप तो वहाँ नहीं जा सकते। आप एंड तक उन्हें कहते रहे अल्टरनेट तरीका ये वो, उन्होंने कहा वो जो रसीदें हैं जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं वो रास्ते में जा रही थी, उनको एक ट्रक वाले उठा के अपने ट्रक में ले जाके उसको भी धरने में ले गए। अब इतनी सारी स्कोप लिमिटेशन, लेकिन एंड ऑफ ऑडिट के करीब आपको ना सिर्फ वो रसीदें भी मिल गई बल्कि आपने फिजिकली भी वहाँ देख लिया, रिकनसाइल भी कर लिया, चीज़ें ठीक हो गई। अब आप इसमें बताएंगे कि एक मामला था, स्कोप लिमिटेशन की वजह से मैं जा नहीं पा रहा था, मुझे कुछ डाउट्स थे, बाद में मुझे ये वर्किंग मिली, मैंने उन सबको रिकनसाइल किया और अब ओके है। यानी इसमें मैं एक जुमला आपको थोड़ा सा पीछे आके दिखा दूँ। These matters were addressed in context of audit of financial statement as a whole and informing the opinion, and the auditor does not provide a separate opinion on these matters. आप कहते हैं हम इसके ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे, इसका सिर्फ आप तस्करा करते हैं क्या हुआ था, और एक कॉमन अजम्पशन ये है कि इसमें आपने गलत बात नहीं, वो वाली बात नहीं करनी जो 705 की तरफ जा रही है, वो बात नहीं करनी जो 706 की तरफ जा रही है। हम वहाँ जाके देखेंगे कि की ऑडिट मैटर और वो आपस में सब्सटीट्यूट नहीं है।
दोस्त जावेद गवर्नेंस से आपने क्या डिस्कस करना है, वो मैटर भी डिस्कस करने हैं जो की ऑर्डर मैटर है, और अगर की ऑर्डर मैटर नहीं है तो भी उनसे डिस्कस करना है, भाई मेरे पास कोई की ऑर्डर मैटर नहीं है, हो सकता है वो आपको बता देंगे ये एक अहम चीज़ है, ये यूज़र से ज़रूर शेयर कर लें। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा, लेकिन वाकई अगर बड़े प्रोफेशनल दोस्त जावेद गवर्नेंस हुए तो शायद वो ऑडिटर को हेल्प करें। इवन आप उसके अंदर जो उसकी वर्डिंग ड्राफ्ट करते हैं वो दोस्त जावेद गवर्नेंस से कंसल्टेशन में ड्राफ्ट करते हैं। कोशिश ये होती है कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ द मैटर बताएं, ना कि लोगों के जहन में कोई नेगेटिविटी क्रिएट कर दें। तो इसकी लैंग्वेज इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो की ऑडिट मैटर, जब हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें और की ऑडिट मैटर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो अक्सर लोग उसमें की ऑडिट मैटर एक कहानी है, आपने पहले बताया की ऑडिट मैटर है क्या, फिर की ऑडिट मैटर का रेफरेंस फाइनेंशियल का दिया, फिर डिटेल से की ऑडिट मैटर को समझाया और एंड पे कह दिया भाई इसके ऊपर मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की मजीद वजाहत के लिए था। बात क्लियर है? तो ये ओवरऑल हमारी की ऑडिट मैटर से रिलेटेड डिस्कशन। तो 700, 701 हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। आप लोगों ने यहाँ फेसबुक पे जो अटैचमेंट दी हुई होगी उसको डाउनलोड करके ये आपके पास हैंडआउट्स आ जाएंगे। ये जो हैंडआउट्स हैं ये माइंड मैप्स के तौर पे सर्व करेंगे। कभी भी 700, 701 को क्विकली रिवाइज करना है, आप इन हैंडआउट्स को जल्दी से देख सकते हैं। बट आइडियली ये हैंडआउट्स पढ़ने के बाद आपका ऑडिट स्टैंडर्ड हाईलाइट होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड हाईलाइट हुआ जो पेपर में आपके हाथ में होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है।